प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हम देख रहे हैं आपका टॉपिक सेहत और अमराज, हेल्थ एंड डिसीजेस, जमात हश्तुम के लिए। मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। बच्चों, बाज़ औक़ात हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार होने के बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, और बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अरसे बाद हम खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं, जबकि बाज़ औक़ात हमें जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। किसके पास जाते हैं हम? डॉक्टर के पास, है ना। तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने के बाद हम काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं, हम अच्छे और सेहतमंद हो जाते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए वजह मालूम करते हैं कि हम कभी कभी खुद अच्छे हो जाते हैं, कभी डॉक्टर के इलाज के बाद अच्छे होते हैं। तो इसकी वजह आज हम पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेहत या हेल्थ किसे कहते हैं। किसी मर्ज में मुब्तला ना होना ही सेहत नहीं, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और जहनी तौर पर, समाजी तौर पर पूरी तरह चाको चौबंद की हालत भी सेहत कहलाती है। यानी कि हम जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर, हर तरह से जो है जब चाको चौबंद रहते हैं, तो ये चीज़ ही क्या कहलाती है? हमारी हेल्थ कहलाती है, सेहत कहलाती है। और फिर हम एक हेल्दी और सेहतमंद इंसान कहलाते हैं। अब पता लगाते हैं कि मर्ज किसे कहते हैं, डिसीजेस किसे कहते हैं। जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़आल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी या इलनेस कहते हैं। समझ में आया? और जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो है हम कमज़ोर महसूस करते हैं, और बिल्कुल कोई चीज़ या काम करने में हमारा दिल नहीं लगता। सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं, नफ्सियाती तौर पर भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी हम बहुत वीक महसूस करते हैं, और हम जो हमारे रोज़ाना के काम है वो सही तरह से अंजाम नहीं दे पाते, है ना। तो इसी हालत को क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं, या मर्ज कहते हैं, डिसीज़ कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीज़, अमराज की किस्में। अमराज जो है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कई किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं। तो आज हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। की किस्में, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। अमराज की किस्में आपने ज़ियाबतीज़, ज़ुकाम, दमा, डाउन सिंड्रोम या अमराज कल्ब, या जिसे हार्ट अटैक वगैरह कहते हैं, जैसे मुख्तलिफ बीमारियों के नाम सुने होंगे। इन तमाम बीमारियों की वजूहात और अलामतें अलग अलग होती हैं। मुख्तलिफ अमराज की हस्ब ज़ेल तरीके से जमात बंदी की जाती है। तो अमराज की जो है दो किस्में हैं, एक मुद्दत के लिहाज से, एक वजूहात के लिहाज से। मुद्दत के लिहाज से तवील मुद्दती अमराज, और एक होते हैं शदीद अमराज। यानी कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो कुछ कम मुद्दत के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक रहते हैं। जैसे जिसे शुगर की बीमारी हो, या जिसे दमा हो, या जिसे हार्ट की डिसीजेज हो, वो काफ़ी तवील मुद्दत तक रहते हैं ऐसी बीमारी। लेकिन सर्दी, बुखार, खांसी, ये बीमारियां कुछ वक्त के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। दूसरी है वजूहात के लिहाज से। वजूहात के लिहाज से पहली है मौरूसी अमराज, और दूसरी है इक्तसाबी अमराज। मौरूसी अमराज जो होते हैं, ये अमराज
हेरिडिटरी डिसीजेस जिसे कहते हैं, ये खानदान ब खानदान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, मसलन डाउन सिंड्रोम। इक्तसाबी अमराज जो है, इसकी दो किस्में हैं मज़ीद, मुतादी अमराज और गैर मुतादी अमराज। मुतादी अमराज ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा या डेंगू, यानी ऐसे अमराज जो एक से दूसरे को लाहक हो सकते हैं, वो मुतादी अमराज कहलाते हैं। गैर मुतादी अमराज यानी ऐसे अमराज जो एक से दूसरे को लाहक नहीं होते, फैलते नहीं हैं ये एक से दूसरे को, मसलन ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ जितनी भी है ये तमाम। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसीजेज अभी जो हम देख रहे थे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, क्रोनिक डिसीजेज और एक्यूट डिसीजेज, और अकॉर्डिंग टू रीजन हेरिडिटरी डिसीजेस और एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस की मजीद दो टाइप है, इन्फेक्शियस डिसीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। आज हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में मालूमात हासिल करें। झैल में दर्ज अमराज का फैलाव किन वास्तों के जरिए होता है, यानी किन तरीक़ों से ये बीमारियां फैलती है, जिसमें है यरकान यानी हेपेटाइटिस, मलेरिया, खारिश, खारिश यानी दांत खाद खुजली वगैरह जो होती है वो, दिक यानी टीबी की बीमारी, डेंगू, इसहाल, दाद, स्वाइन फ्लू। तो ये जो बीमारियां हैं, पता है आपको ये कैसे फैलती हैं? ये बीमारियां जो है ये तमाम फैलती हैं मुख्तलिफ किस्म के जरासीम के ज़रिए, वायरसेस के ज़रिए फैलती हैं। समझ में आया? और ये जरासीम और वायरसेस कैसे फैलते हैं? ये जरासीम और वायरसेस हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए, इन मुख्तलिफ तरीक़ों से ये फैलते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इन्हें कहा जाता है मुताद्दी अमराज या इन्फेक्शियस डिसीजेस, या मुताद्दी बीमारी, छूत की बीमारी भी कहते हैं। आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा या मर्ज बरदार हशरात और हैवानात के ज़रिए फैलने वाले अमराज मुताद्दी अमराज कहलाते हैं या इन्फेक्शियस डिसीजेस कहलाते हैं। ये बीमारियां मतलब हवा के ज़रिए, जैसे मैं बता रही थी, पानी के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए या मर्ज बरदार हशरात और हैवानात के ज़रिए फैलती हैं, तो इन्हें इन्फेक्शियस डिसीज़ेस कहते हैं। ये एक शख्स को अगर ये बीमारी हो जाए तो उसके कांटेक्ट में आने वाले दूसरे जो लोग हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। और आजकल एक ये ऐसी ही बीमारी है जिसकी वजह से हम इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से हम आपकी स्कूलें बंद हैं, जिसकी वजह से आप मेरा ये ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, तो वो बीमारी है कोविड-19 या कोरोना वायरस, है ना। तो ये जो कोरोना वायरस है ये असल में एक वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको इसकी मालूमात यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम इन्फेक्शियस डिसीज़ेस के बारे में देख रहे हैं तो फ़िलहाल जो मुतादी मर्ज़ फैला हुआ है जिसकी वजह से हम तमाम लोग परेशानी में मुब्तला है, उसकी मालूमात हासिल होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी है कोविड-19। आपको जैसे कि पता है ये बीमारी चाइना से फैलना शुरू हुई थी, और एक छोटे सा वायरस है ये जो बज़ाहिर आंखों से हमें नज़र नहीं आता, जिसकी सूरत आप देख सकते हो किस तरह की है। और ये वायरस जो है तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारी भी तेज़ी से फैल रही है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस की अलामात जो है वो क्या क्या हैं, किस वजह से ये फैलता है। सबसे पहले तो शुरुआत इसकी होती है सर्दी और खांसी से, उसके बाद बुखार आने लगता है, ठंडी लगती है, मसल्स में पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, गले में खराश महसूस होती है। ये भी होता है कि हाजमे की कुछ तकलीफ़ हो। इसके अलावा कई दफ़ा स्मेल नहीं आती, यानी हमारे अतराफ़ में खुशबू या बदबू का एहसास हमें नहीं होता। ज़ुबान का मज़ा चला जाता है, जो हम चीज़ें खाते हैं, ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसका मज़ा नहीं आता। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं इसके, ये माइल्ड से सीवियर तक हो सकते हैं, किसी में कम दिखाई देते हैं, किसी में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और
ये नज़र आते हैं तकरीबन 2 से 14 दिन के बाद, और फिर पता चलता है कि उस शख्स को जो है क्या हो गया है, कोरोना हो गया है। और इसके बाद जो है अगर वो इस शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो फेफड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, फेफड़ों में म्यूकस जमा हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, किडनी फेलियर होता है, और फिर आखिर में इंसान की मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो अब देखते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है, किस वास्ते से फैलती है। हाउ इज़ द वायरस ट्रांसमिटेड। जब कोई शख्स जो है छींकता है, जब स्नीज करता है, तो उस दौरान जो है तकरीबन 10,000 ड्रॉपलेट्स जो है उसके गिरते हैं। और अगर वो शख्स कोरोना पॉजिटिव है, यानी कोरोना वायरस उसके जिस्म में दाखिल हो चुका है, तो वायरस बिकम्स एयरबॉर्न, और फिर वो एयरबॉर्न डिसीजेस बन जाती है, यानी हवा के ज़रिए फैलने वाली बीमारी बन जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है उस शख्स की छींक के दौरान जो निकले हैं उसमें वो वायरस भी मौजूद होते हैं, जो आपके अतराफ में जो भी अशिया मौजूद है उस पर जाकर गिर जाते हैं। और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स उस पर उन ड्रॉपलेट्स में मौजूद वायरस उन अशिया पर कई घंटे ज़िंदा रहते हैं। जैसे अगर कोई ड्रॉपलेट जो है कोई सरफेस पर गिरता है, तो वहाँ पर द वायरस में सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज 24 आवर्स ऑन कार्डबोर्ड। अगर कार्डबोर्ड है तो उस पर 24 आवर्स तक रहता है। अप टू 3 डेज ऑन स्टेनलेस स्टील। अगर स्टील की कोई शय पे वो वायरस के मौजूद होता है या वो गिर जाता है तो 3 दिन तक रहता है। प्लास्टिक पर भी तकरीबन 3 दिन तक रहता है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी, अभी की गई स्टडी के मुताबिक। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के ज़रिए ही जो है कोरोना वायरस फैलता है, खांसने या छींकने के दौरान। अगर अतराफ में जो लोग मौजूद हो तो उनको भी वो बीमारी लाहक हो सकती है। क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज टचिंग और शेकिंग हैंड्स फॉलोड बाय टचिंग योर ओन फेस। अगर हम ऐसे शख्स से हाथ मिलाते हैं या उसके अतराफ में रहते हैं, उसकी कोई कपड़ों का हाथ लगाते हैं, तो उस दौरान भी ये फैल सकता है अगर हम वही हाथ जो है अपने मुंह तक लेकर जा रहे हैं। तो टचिंग एन ऑब्जेक्ट और सरफेस विद द वायरस ऑन इट, या कोई भी ऐसे सरफेस या ऑब्जेक्ट को टच करते हैं जिस पे वायरस मौजूद है, एंड देन टचिंग योर माउथ, और फिर अगर हम अपने माउथ को, अपने मुंह को, अपनी नाक को या अपनी आँख को हाथ लगाते हैं हाथ धोए बगैर, तो हमारे अंदर भी वो वायरस दाखिल हो जाएगा और फिर जो है हमें भी ये कोरोना नामी बीमारी हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है। सबसे बेहतरीन इसका जो इलाज है या जो हम प्रिवेंशन ले सकते हैं वो है मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, एक दूसरे से कम मिला जाए, पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में, शादियों में, पब्लिक प्लेस पर ना जाया जाए। डू नॉट स्नीज इन द पाम ऑफ योर हैंड। अगर कभी भी आपको छींक आए, खांसी आए, तो अपना हाथ मत रखिए अपने मुंह पर, बल्कि इसकी बजाय अपने फोर आर्म या एल्बो का इस्तेमाल करना है। डू नॉट टच योर फेस विथ हैंड्स। अपने हाथों से बार बार चेहरे को, आंखों को और नाकों को छूना नहीं है। वेयरिंग मास्क एंड ग्लव्स। क्या पहनना है, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम बाहर निकलें तो बाहर निकलते वक्त हाथों में ग्लव्स पहनना है, ताकि कोई भी सरफेस को जिस पे वायरस मौजूद हो सकता है हम हाथ लगाएं तो भी वो हम तक ना पहुंचे। और मास्क इसके लिए पहनना है कि अगर कोई और शख्स जो कोरोना पॉजिटिव है उससे वायरस हमारे अंदर मुंतकिल ना हो। कीप द डिस्टेंस विद अदर पर्सन। दूसरे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को धोया जाए। और स्टे एट होम, यानी घर पर रहा जाए, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलना बिल्कुल नहीं। टिप्स टू प्रिवेंट कोरोना वायरस ट्रांसमिशन, जैसे अभी मैंने बताई कि हाथों को धोना है, और इस्तेमाल किए हुए टिश्यू और इस्तेमाल किए हुए जो हमारे मास्क है उसको उठाकर अच्छे से फेंकना है प्रॉपरली कचरे के डब्बे में। हम आजकल देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ फेंके हुए मिलते हैं, जिससे बीमारियाँ और फैलेगी। हाथ नहीं मिलाना है, हैंडशेक नहीं करना है, क्राउडेड जगह पर और पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी है, इसलिए आपकी स्कूल बंद रखी गई है। अवॉइड टचिंग योर फेस। बिला वजह मुंह तक हाथ नहीं ले जाने हैं।
क्लीन ऑल शेयर सरफेस फ्रिक्वेंटली, यानी जहाँ पर भी आपको लगता है कि लोग बार बार आते जाते हैं, घर का दालान, घर का सहन, घर के दरवाजे, खिड़कियाँ जो दूसरों के कांटेक्ट में आती हैं, उनको बार बार साफ़ करना है। बिला ज़रूरत ट्रैवलिंग नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहना है, घर से वर्क फ्रॉम होम करना है जैसे आप और हम कर रहे हैं। और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का और ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, बिना मास्क के घर के बाहर नहीं जाना है। और हाथों को सैनिटाइज करना, घर को सैनिटाइज करना, पब्लिक प्लेसेस को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट फ़िलहाल कर रही है। अब तक इस बीमारी का कोई इलाज या कोई टीका पता नहीं लगाया गया है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब बीमारी देते हैं तो उसके साथ में उसकी दवा भी ज़रूर देते हैं। तो हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में इसका टीका ज़रूर ईजाद कर लिया जाएगा। ते हैं अगली बीमारी के बारे में जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, और वो है दिक यानी ट्यूबरोक्लोसिस। नाम आपने सुना होगा, टीबी इसे हम उमूमन इस नाम से जानते हैं, टीबी कहा जाता है। ट्यूबरोक्लोसिस ये बीमारी जो है बिल्कुल जैसे हम देख रहे थे अभी कि कोरोना फैलता है वैसे ही फैलती है, यानी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ्स और स्नीजेस बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी ऐसा शख्स जिसे टीबी हो तो उसके खांसने या छींकने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे ये बीमारी फैलती है। और इसके जरासीम जो है इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्योली कहा जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये है, और इसके लिए इसे ट्यूबरोक्लोसिस या टीबी कहते हैं शॉर्ट में। समझ में आया? तो ये इस जरासीम के ज़रिए फैलती है, जैसे कोरोना वायरस के जरिए फैलता है, कोविड-19 जो है कोरोना वायरस से फैलता है, वैसे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्योली से फैलती है। इसकी अलामात क्या है? ऐसा शख्स जिसे टीबी हो जाती है तो उसे बहुत तवील अरसे तक जो है खांसी होती है। खांसी के साथ साथ थूक के साथ जो है खून भी निकलता है, वज़न में कमी हो जाती है, तनफ़ुस के अमल में तकलीफ़ होती है, और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बुखार रहता है, सीने में चेस्ट में पेन होता है। और ये बीमारी भी जो है इसमें भी फेफड़े इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे कोरोना में हमारे फेफड़ों में म्यूकस जमा हो जाता है, फेफड़े जो है हमारे डैमेज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही टीबी इस बीमारी में भी ये फेफड़ों पर असर करती है, और इसके जो जरासीम हैं वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, और ये उसकी अलामात है। अब ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, किन वास्तों से होता है? तो मरीज़ के थूक, हवा के ज़रिए फैलाव, तवील अरसे तक मरीज़ के रब्त में रहना, मरीज़ की चीज़ इस्तेमाल करना, इन तमाम ज़रिए से इस बीमारी का फैलाव होता है। यानी अगर कोई शख्स जो है जिसे टीबी हो और उसके सामने हम खड़े हों, और अगर वो अपने मुंह पर रुमाल ना रखे या हाथ ना रखे छींकते वक्त या खांसते वक्त, तो हवा के ज़रिए उस जरासीम जो है वो हवा में फैल जाते हैं, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं, और इस तरह से ये बीमारी फैलती है। तवील अरसे तक मरीज़ के रब्त में रहना, या अगर कोई शख्स तवील अरसे तक मरीज़ के रब्त में है, उसके अतराफ़ में रह रहा है, उसकी देखभाल अगर कर रहा है कोई शख्स, और अगर वो मुनासिब हिफाजती इक़दामात इख्तियार ना करे तो वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। मरीज़ की चीज़ इस्तेमाल करना, अगर मरीज़ की बिला वजह कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जैसे उसका टॉवेल है, उसका रुमाल है, जिससे वो इस्तेमाल कर रहा हो, तो उस तरह से भी ये बीमारी फैल। अब इसका प्रिवेंशन और या इसका इलाज क्या है? बीसीजी का टीका जो दिया जाता है, वो बीसीजी का टीका देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें दिया जाता है ना, वो दरअसल इसीलिए दिया जाता है कि ताकि उन्हें फ्यूचर में टीबी का मर्ज ना हो, मरीज को दूसरों से दूर रखा जाए, पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करे, डॉट इलाज जो है जो खास तौर पर टीबी के मरीज के लिए है, बाज़ाब्ता तरीके से पूरा करना चाहिए। और जो मरीज़ है उसके करीब रहने वाले लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, घर को साफ़ सुथरा रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं, और जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं
ऐसे मरीज़ को दिए जाते हैं उन बर्तनों को बराबर से धोया जाए। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से आज कोरोना का इलाज मुमकिन नहीं है और हम इस बीमारी से इतने डरे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक ज़माने में टीबी का भी इलाज मौजूद नहीं था और कई तादाद में लोग जो है टीबी होने की वजह से मर जाते थे। लेकिन अब जब टीबी का वैक्सीन इजाद हो चुका है और वैक्सीन प्रॉपर लिया जाता है, तो ये टीबी जो है कोई बड़ी बीमारी नहीं रह गई। बहुत सारे लोगों को आज भी टीबी होती है और वो अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं यरकान या हेपेटाइटिस के बारे में। यरकान किस वजह से फैलता है? वायरस के ज़रिए फैलता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से जो है अलग अलग किस्म की ये बीमारियां हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस के ज़रिए फैलती है। वायरस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का होता है और जब ये हमारे जिस्म में चला जाता है तो हमें यरकान या हेपेटाइटिस नामी बीमारी होती है। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो सीधे हमारे लीवर पर इफ़ेक्ट करता है, यानी हमारा जो लीवर है ये पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इन चीज़ों से बचना चाहिए जिससे ये बीमारी होती है। किस वजह से ये बीमारी फैलती है, इसका रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किन वास्तों से फैलती है? तो सबसे पहले है पानी के ज़रिए। पानी के ज़रिए ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। गंदा पानी अगर हम इस्तेमाल करते हैं या पानी साफ़ नहीं आ रहा है तो उस वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। इसके अलावा मरीज़ों के इस्तेमाल की हुई सुइयाँ, निडल स्टिक इंजरी या शेयरिंग ऑफ निडल्स एंड सिरिंजेस, रीयूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स, यानी ऐसा शख्स जिसको ये बीमारी हो और उसको लगाई हुई इंजेक्शन, उसको लगाई हुई सुई, अगर कोई दूसरा शख्स को भी वही इंजेक्शन या वही सुई लगाई जाए तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा खून की मुंतकली, अगर किसी ऐसे शख्स को जिसको हेपेटाइटिस नामी मर्ज़ हो और अगर वो अपना ब्लड डोनेट करता है किसी सेहतमंद शख्स को तो उसको भी हेपेटाइटिस नामी मर्ज़ हो जाएगा। नीडल स्टिक इंजरी यानी कि अगर कुछ कहीं पर कट जाए, ज़ख्म लग जाए, ऐसी नीडल से जो इस्तेमाल हो चुकी है या पिल्ले किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आ चुकी है जिसको हेपेटाइटिस है, तो ये बीमारी हो सकती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी अगर माँ को हो तो पैदा होने वाले बच्चे को भी हेपेटाइटिस नामी मर्ज़ हो सकता है। तो इस तरह से ये बीमारियाँ फैलती है। अब देखते हैं, जैसे मैं बता रही थी कि पानी की वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो गंदा पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस नामी मर्ज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बीमारी ये पानी के ज़रिए ही फैलती है। अब इसकी अलामत क्या है देखते हैं। अलामत इसकी ये है कि भूख में कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। पेशाब जो है गहरे पीले रंग का होता है। थकन होती है, मतली होती है, कै होती है। पूप जो होती है वो एकदम पेल पूप जो होती है, खाकस्तरी रंग की अजाबत होती है, बुखार आता है। जॉन्डिस जो हो जाता है वो भी एक्चुअली एक तरह का हेपेटाइटिस मर्ज़ ही है, या पीलिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे नाखून पीले हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं ना, तो ये हेपेटाइटिस में ही होता है। वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा थकन लगती है। जॉइंट पेन्स यानी जहाँ जहाँ जोड़ हमारे हैं वहाँ जोड़ों का दर्द होता है। पेट में राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जहाँ पे लिवर मौजूद होता है वो। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, डायरिया हो जाता है, उल्टी होती है, मतली होती है, नौशिया और वोमिटिंग होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी अलामात हैं। अब देखते हैं इसका प्रिवेंशन या इलाज। सबसे पहली चीज़ तो पानी जो है उबाल कर पिया जाए, हमेशा छान कर उबाल कर पानी इस्तेमाल किया जाए, या घर में प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफायर है तो वो पानी इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरियत से फारिग होने के बाद
और पहले साबुन से हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब खाना खाने बैठे उस वक्त भी जो है साबुन से हाथ धोकर बैठे। कच्चा गोश्त, खासतौर से पोक यानी सुअर का गोश्त जो होता है, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस वजह से ये बीमारी फैलती है। अगर ये बीमारी हो जाए तो इसके गेट वैक्सीनेटेड यानी इसकी वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए, और इसका इलाज तो मौजूद ही है। जब ये बीमारी हो जाए तो इसका पूरी तरह से आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है हमने आज जो कुछ भी पढ़े, जो कुछ भी देखे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप लोगों से बच्चों अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अब हम इसका अगले हफ्ते इसका आगे का हिस्सा देखेंगे इंशाल्लाह। तो जो कुछ पढ़ाया गया उसका घर पर इआदा ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।